हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, बैलेंस डाइट, ओबेसिटी और मेन इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। तो इन सभी टॉपिक से पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन होती है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे। द फूड्स दैट कंटेन्स सर्टेन सब्सटेंसेज दैट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब जो भी हम चीज़ खाते हैं उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स तो होता ही है। अब आगे बात करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं फूड्स के, बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये होते हैं कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज। तो आपने इन सभी चीज़ों को कंज्यूम भी किया होगा, इसका मतलब आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ब्रेड में, राइस में और व्हीट में। प्रोटीन्स होता है वो होता है पल्सेस में, मिल्क में, एग्स में, चिकन में, फ़िश में और मीट में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स को, चिकन को, फ़िश को और मीट को बेसिकली तौर पे नहीं खाते होंगे। बट जो प्रोटीन के जो ऐसे सोर्सेज हैं, जो प्रोटीन के जो बेस्ट सोर्सेज माने जाते हैं वेजिटेरियंस के लिए, वो होते हैं पल्सेस और मिल्क। और जो सोयाबीन होते हैं वो भी बेसिकली यही माने जाते हैं प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज। आगे बात करते हैं फ़ैट्स के बारे में। तो जो फ़ैट्स होते हैं वो होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑयल्स में जो हम अपनी फूड के बनाने में यूज़ करते हैं। मिल्क में भी होता है फ़ैट, एग्स में भी होता है। और जो बटर होते हैं और घी होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ैट कंटेनिंग सब्सटेंस या फूड कहलाए जाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो आपको ये जो फ़ैट वाली चीज़ें होती है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेनी चाहिए। हालांकि ये मेन सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, इनमें कूट कूट के एनर्जी भरी होती है, बट इनको पचाने में, इनको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है अपनी बॉडी को। आगे बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो जो विटामिन्स होते हैं वो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। रफेज जो होते हैं वो डाइटरी फाइबर्स में होते हैं। डाइटरी फाइबर्स इन होल व्हीट, ब्रेड, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं रफेज। हालांकि ये एनर्जी गिविंग फूड्स तो इतने होते नहीं हैं। जो रफेज होता है वो बेसिकली सैलेड्स वगैरह में ज़्यादा होता है। अब सैलेड वगैरह से हमें एनर्जी तो मिलती नहीं है, हालांकि वो वाटर कंटेन करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सैलेड्स वगैरह के अलावा पल्सेस में, राइस में और ब्रेड में तो रफेज होता ही है। रफेज को हम बेसिकली फाइबर के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। इनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपको अपने बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिल पाए। तो अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको अपने बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को सबसे ज़्यादा अमाउंट में रखना होगा, तभी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इट मेनली एग्जिस्ट इन स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स होती है, चाहे वो स्टार्च हो, सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो और लैक्टोज हो। आपने इन सब में से ज़्यादातर नाम सुना होगा ग्लूकोज के बारे में। तो जो ग्लूकोज होता है वो बेसिकली रेस्पिरेशन जब होती है इनकी तो ये बेसिकली बर्न होते हैं साइटोप्लाज्म में और देते हैं पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से फिर बाद में हमें मिलते हैं एनर्जी करेंसी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और हमें मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी टाइप के, चाहे वो मूवमेंट करते हो चाहे ना करते हो, बट लिविंग हो, उनके सेल में उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो बेसिकली सेल होता है। और सेल के अंदर ये बेसिक कंपोनेंट ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जो है कि है माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी की नीड को अगर आपको पूरा करना है तो आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होना बेहद ज़रूरी है।
इसीलिए जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से डिज़ाइंड होती है नेचुरली ही, ताकि वो अपने काम को परफॉर्म कर पाए। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो थर्ड पॉइंट है उसमें बोला गया है दे आर द फर्स्ट फूड टू बर्न ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर बात किया गया है एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, अगर आप कोई भी खाना खाते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, रोटी हो, दाल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर बेसिक जो कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और आपकी कार्बन इनटेक ज़्यादा है, कोई भी फूड आप ज़्यादा तौर पे खाते हैं, तो वो बेसिकली यूज़ होता नहीं है कोई भी फंक्शन करने के लिए या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए, तो वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होता है। और बाद में अगर आप ज़्यादा ही इनटेक कर देते हैं और कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप शिकार हो जाते हैं ओबेसिटी का, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो हम बात करेंगे वो है प्रोटीन्स के बारे में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे, प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब जो आपकी बॉडी बिल्ड होती है या जो हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी बिल्ड होती है तो उसमें मेन रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोटीन्स का। सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें दे रखा है दे आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया था, जो यूनिट होती है लाइफ की या यूनिट होती है और कोई भी ऑर्गेनिज्म की, वो होती है सेल। और सेल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर फर्स्ट वन इज़ सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन होता है, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन या किसी भी सेल को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और जो सबसे जो मेन सेंटर होता है जो कि होता है न्यूक्लियस, ये बेसिकली कंट्रोल करता है सारे सेल ऑर्गेनल्स को, सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट को, चाहे वो बेसिकली कोई भी सेल ऑर्गेनल क्यों ना हो। तो हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं मेन कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात की गई है दे आर द एसेंशियल फॉर मेकिंग द न्यू सेल्स, मतलब न्यू सेल्स जब जनरेट होंगे तभी बॉडी बिल्ड होती है। देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उनकी बॉडी बिल्ड हो रही है तो बेसिकली नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये नहीं होता कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसके सेल यानी जो उसकी यूनिट है वो बड़े बड़े होंगे। बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उनके जो सेल्स होते हैं नंबर में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए हमें वो स्मॉल साइज़ में दिखाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हाथी होता है वो बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल बड़े होंगे, और जो चींटी है वो छोटी ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल छोटे होंगे। बेसिक जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ सेल का होता है, जो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा या छोटा होगा। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर लिख रखा है द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन कॉजेज क्वाशियोरकर एंड मरासमस इन चिल्ड्रन। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, कमी किस चीज़ की, कौन से न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन की। अगर किसी भी बच्चे में अप्रोक्सीमेटली 2 साल के अंडर अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसको या तो क्वाशियोरकर हो सकता है या मरासमस भी हो सकता है। ये दोनों जो डिज़ीज़ है क्वाशियोरकर और मरासमस, ये डिज़ीज़ ऐसी है जो अर्ली एजेस में अगर किसी बच्चे को होनी होगी तो हो जाएगी, वरना उसके बाद यानी अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 साल के बाद ये डिज़ीज़ नहीं होती है। 2 या 3 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं अगर उनको प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो या दिया ही ना जाए प्रोटीन, या वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ना कर सके प्रोटीन को या यूटिलाइज़ ना कर पाएँ, तो वो ग्रसित हो जाते हैं क्वाशियोरकर और मरासमस डिजीज़ से। तो बेसिकली होती क्या है, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत आगे बात भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो वो फिफ्थ पॉइंट है वो कौन सा है, सोर्सेज के बारे में बता रखा है। बेसिकली जो प्रोटीन के सोर्सेज है वो मेन कौन कौन से हैं, तो पल्सेस है, बीन्स है, पीज़ है, चिकन है, एग्स है, फिश है और सोया बीन्स है।
नेक्स्ट बात करेंगे जो टॉपिक है वो फैट्स के बारे में। फैट्स जो है वो बेसिकली हाई कंसनट्रेटेड एनर्जी होते हैं फूड में, जो आप अपने फर्स्ट पॉइंट पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। मतलब जो फैट होते हैं उनके अंदर कूट कूट के एनर्जी भरी होती है, बट ये डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो बता रखा है इफ़ प्रेजेंट इन एक्सेस, मतलब अगर फैट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है आपकी बॉडी में तो दे आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। मतलब जब आप जैसे कि मान लीजिए फास्टिंग कर रहे हैं तो होता क्या है बेसिकली उस समय आप न्यूट्रिशन तो ले रहे नहीं होते, तो उस समय जो एनर्जी की नीड होती है वो फुलफ़िल होती है आपके फैट्स द्वारा। तो इनको हम एक स्टोरेज हाउस भी बोल सकते हैं एनर्जी की। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे द फैट्स गिव 2 टाइम्स मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी ले रहे हैं, अगर वही अमाउंट अगर आप फैट की लेते हैं तो आपको उससे डबल एनर्जी मिलेगी इन द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे इट स्टोर्स अंडर द स्किन एंड एक्ट्स एज अ इंसुलेटिंग लेयर। अब यहाँ पर एक टर्म आई जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग। तो देखिए दो चीज़ होती है, दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे अभी, इंसुलेटिंग के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में। तो इंसुलेटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। और जो इंसुलेटिंग होते हैं वो इन सब चीज़ों को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस। अब जो फैट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं हमारी स्किन के अंदर जमा होके एज एन इंसुलेटिंग लेयर। फिफ्थ पॉइंट में बात की गई है इनके सोर्सेज के बारे में। तो आप फैट के जितने भी सोर्सेज होते हैं, जो आप मस्टर्ड सीड्स खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, मस्टर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ खाते हैं आप, जैसे कि जो सीड्स होते हैं वो मेन कंसनट्रेटेड होते हैं फैट्स में। और जितनी भी सीड्स जैसे कि वो सोयाबीन ऑयल ही क्यों ना हो, सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल ही क्यों ना हो, जितने भी ऑयल जो आप अपने फूड को बनाने में यूज़ करते हैं वो मेन सोर्स होते हैं फैट्स के। और जो मीट होता है, एग्स होते हैं, घी होते हैं, बटर होते हैं, ये तो मेन सोर्स होते हैं फैट्स के। नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे इस चैप्टर में, वो है विटामिन्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गुड आईसाइट, हेल्दी गम्स, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। मतलब ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड आईसाइट के लिए, हेल्दी गम्स के लिए, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको मजबूत बनाने में ये हेल्प करते हैं, और बोन्स की ग्रोथ को और टीथ की ग्रोथ को ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे दे आर नीड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मतलब अगर आप अपने डाइट में विटामिन्स को ले रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है दे हैव नो एनर्जी वैल्यू बट एसेंशियल फॉर द बॉडी। मतलब इनकी कोई भी एनर्जी वैल्यू होती नहीं है, बेसिकली हमें एनर्जी नहीं देते बट ज़रूरी तो होते हैं हमारी बॉडी के लिए। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे द लैक ऑफ विटामिन्स कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट जो है उसमें सोर्सेज के बारे में दिया गया है, विटामिन के जो मेन सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। तो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं एंड मिल्क है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आज हम बात करेंगे वो है मिनरल्स के बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा गया है दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स एज विटामिन्स। विटामिन्स की तरह ये भी है कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो है दे आर एसेंशियल फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आई है जिसका नाम है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये होती क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाती है जो कि होते हैं सेलुलर लेवल पे, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस सेलुलर लेवल पे होती है, उसको हम टर्म का नाम देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो इस थर्ड पॉइंट में मेन इम्पोर्टेंट मिनरल्स बताए गए हैं जो कि हमारी बॉडी में ज़रूर पाए जाने चाहिए और हमारी बॉडी इनटेक को फुलफ़िल करना चाहिए। तो जो मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी चाहिए होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन,
आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो अपनी बोन्स बनी होती है वो होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मिनरल्स की। तो जो सोर्सेज ऑफ मिनरल्स होते हैं वो होते हैं मिल्क, फ्रूट्स, चीज़ एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है रफेज। रफेज होता क्या है? इसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर्स। सेकेंड पॉइंट में बोलेंगे इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, मतलब ये कोई भी न्यूट्रिएंट हमें देते नहीं हैं बिकॉज ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे इट डज़ नॉट गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अब देखिए डाइजेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको खाएंगे और बाहर ही नहीं निकलेगा। देखिए डाइजेशन होने का मतलब ये होता है कि जो फूड है वो एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है, मतलब वो सिंपलर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर अगर हम रफेज खाते हैं तो ये हमें एनर्जी नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि अगर हम इनके ऊपर एंजाइम अपने डालते हैं तो बेसिकली वो डाइजेस्ट ना होके वो सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में चेंज ही नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रफेज के बारे में। तो जो सोर्सेज ऑफ मेन रफेज है वो होते हैं सैलेड्स। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन भी होते हैं रफेज के मेन सोर्सेज। हम बात करेंगे वाटर के बारे में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है इट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब वाटर यानी पानी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। तो ये काम क्या आती है? तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है और बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट वाटर। तो इनका मेन जो फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी के जितने भी सेलुलर लेवल पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, और जितनी भी चीज़ें होती है जब हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी यानी जब हमारी वाटर इंटेक बहुत कम होएगी तो हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर लेवल पे नहीं कर पाएगी। थर्ड पॉइंट के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे इट एक्ट्स एज मीडियम इन विच अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व एंड मूव इन विद इन आवर बॉडी। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो वाटर है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। अब देखिए होता क्या है, कोई भी हम चीज़ें खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे द्वारा खाए जाते हैं, चाहे वो रोटी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, पहले उसकी फिजिकल डाइजेशन होती है, बाद में उसकी बेसिकली क्या होती है? केमिकल डाइजेशन होती है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स को सिंपल सोल्यूबल जो हमने सॉलिड सब्सटेंस खाया है उसको सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में चेंज कर पाना, और जो कि क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होते हैं। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी ब्लड के अंदर। अब ब्लड क्या है? फ्लूइड पार्ट है हमारी बॉडी का। ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पता होगा, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब इन चारों में जो मेन जो लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा का। अब इस प्लाज्मा में ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए खाना खाते समय या डाइजेशन के बाद, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसी प्लाज्मा के ज़रिए क्या करते हैं? दूसरे सेल तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है जो फ्लूइड का काम करने का काम करते हैं वो होता है वाटर। तो थर्ड पॉइंट में आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि जो वाटर होता है वो हमें मीडियम प्रोवाइड करता है अदर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने के लिए। जो हम नॉर्मली जो पानी पीते हैं वो होता है प्लेन वाटर, उसके अंदर तो सिर्फ वाटर की ही कंटेंट होती है। अब देखिए जो जूसेस होते हैं उनके अंदर भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर का, और जो रो फ्रूट्स होते हैं वो भी प्लांट प्रोडक्ट का ही पार्ट है और उसके अंदर भी वाटर होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर क्या कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है? क्या? वाटर। इसीलिए जब आप फ्रेश फ्रूट्स देखते होंगे उसमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है वाटर का, और जब अगर आप कोई भी प्लांट पार्ट को तोड़ लेते हैं और एक जगह रख देते हैं तो उसके अंदर वाटर की कमी होने लग जाती है और वो सिकुड़ के यानी श्रिंक हो के बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर फिर कंटेन होता है। और मिल्क और लस्सी के अंदर भी क्या होता है? वाटर होता है, यानी ये गुड सोर्स होते हैं वाटर के।
अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है बैलेंस डाइट। हमें अगर स्वस्थ रहना है, अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर वे में फंक्शन करना है, अगर हमें नेचुरली ही अपनी बॉडी को ग्रो करनी है, तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। और बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन होती है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हाल फिलहाल में देख रहे होंगे। अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट फुलफिल्स ऑल अ पर्सनस न्यूट्रिशनल नीड्स। Next, human need a certain amount of calories and nutrients to stay healthy. A balanced diet provides all the nutrients a person requires without going over the recommended daily calorie intake. मतलब बैलेंस डाइट होता है वो एक पर्सन को न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफ़िल करवाता है एक प्रॉपर अमाउंट में। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप चार्ट देख रहे होंगे बैलेंस डाइट का। इस टाइप के चार्ट जो कि गोल सर्कल में होते हो और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन दिख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के, तो ऐसे चार्ट को हम बोलते हैं पाई चार्ट। आपने ये मैथ्स टर्म में पढ़ा होगा। अब देखिए ये जो पाई चार्ट है वो आपको शो कर रहा है कि आपकी थाली में जो न्यूट्रिशन के कंटेंट होने चाहिए वो किस अमाउंट में होने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे जो ग्रीन कलर है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आप अपनी थाली में कार्बोहाइड्रेट अमाउंट को ज़्यादा रखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है वो बेसिकली प्रोटीन की है। तो जो प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन की इनटेक होनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा कम अमाउंट होना चाहिए। और जो रेड पोर्शन है आप अपनी जो पाई चार्ट में देख रहे होंगे, जो रेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली विटामिन्स को। तो विटामिन्स जो होते हैं उनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती बट फिर भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो इनकी जो अमाउंट होनी चाहिए आपकी थाली में या आपके जो फूड इनटेक में वो प्रोटीन से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो ब्लू पोर्शन में देख रहे होंगे स्काई ब्लू कलर का जो मिनरल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पाई चार्ट में। तो इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली विटामिन से थोड़े से कम होने चाहिए और जो फैट होनी चाहिए वो बेहद ही कम होनी चाहिए। वैसे तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रखा होगा बट आपको मानना होगा जो फैट है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बिकॉज़ जो फ़ैट होते हैं उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप फ़ैट थोड़े थोड़े अमाउंट में हर रोज़ लेंगे तो आपके लिए हेल्दी हैबिट कहलाएगी। नेक्स्ट जो टर्म है जो आज हम बात करेंगे वो है ओबेसिटी के बारे में। अब देखिए आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी होती जा रही है कि हम कोई फंक्शन करते नहीं हैं, बैठे बैठे सारे काम करने लग गए हैं। तो अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी ही है कि आपको सिर्फ बैठ के ही काम करना पड़ता है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं और आप फूड तो खाते ही होंगे, तो होएगा क्या, बेसिकली आप न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं बस उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो अगर ऐसी कंडीशन, तो ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप जो फूड की इंटेक है, जो फैट की इंटेक है वो ज़्यादा ही अमाउंट में करने लग जाते हैं और आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करते। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। तो जो डेफिनेशन होती है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। और डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी एलिमेंट्स सच एज विटामिन्स मिनरल्स इन द बॉडी। तो देखिए जो लिटरल मीनिंग होता है डेफिशिएंसी का वो यही होता है, क्या होता है इसका मतलब कमी। मतलब अगर आप किसी भी न्यूट्रिशन की कमी है अगर आपके अंदर, तो आपको कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ ज़रूर होगी। आपको क्यों होगी, किसी पर्सन को जो कि इनटेक न्यूट्रिशन का अगर किसी अमाउंट में कम ले रहा है तो उस पर्सन को डेफिशिएंसी डिजीज़ ग्रसित कर लेंगी और उनको हो जाएगी डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डेफिशिएंसी डिजीज़ का एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के बारे में बताया गया है। अगर आप इनकी कमी कर लेते हैं या कोई भी पर्सन अगर इन पर्सन के अंदर इन सब चीज़ों की कमी या इनमें से एक जने की भी कमी या एक विटामिन या एक मिनरल्स की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी डिजीज़ होगी, क्या क्या सिम्टम्स होंगे और जो अवेलेबल फॉर्म होगी वो कौन कौन सी होगी। अगर आप फर्स्ट रो को देख रहे होंगे तो विटामिन ए की कमी से किसी भी पर्सन को अगर विटामिन ए की कमी है तो उसको हो सकता है पुअर विज़न, जिसको हम बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं। और जो अवेलेबल फॉर्म है वो कौन सी है, स्पाइनच,
कैरेट्स, बटर, मैंगोज़। मतलब ये अगर आपको कमी हो रही है विटामिन ए की, या किसी भी पर्सन को अगर विटामिन ए की कमी है, तो उसको इन सब चीज़ों के इंटेक को ज़्यादा करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे B1 की कमी से। तो B1 की कमी से एक्सट्रीम वीकनेस होती है और बेरी रोग हो जाता है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट को, यानी इन जो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करनी है, तो आपको या किसी भी पर्सन को लेना होगा एग्स, मीट, ईस्ट। नेक्स्ट B2 की कमी से जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम हो जाती है, बैड स्किन होने लग जाती है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, या किसी भी पर्सन को अगर ये रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है या बैड स्किन हो जाती है, तो उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, पीस खाने चाहिए और मिल्क भी पीना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं B12 की कमी के बारे में। अगर B12 की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं एनीमिया। मतलब अगर किसी भी पर्सन को B12 की कमी हो जाए तो वो डिजीज़ से सफ़र करेगा, एनीमिया से। अगर इसको ठीक करना चाहता है वो कोई भी पर्सन, तो उसको नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मीट को कंज्यूम करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो विटामिन C जो होता है, यानी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, स्वोलन गम्स हो जाते हैं, और टीथ जो होते हैं वो थोड़े लूज़ होने लग जाते हैं। मतलब गम्स में बहुत ज़्यादा एक तरीके से वीकनेस पैदा हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आप इसको, या कोई भी पर्सन इसको ठीक करना चाहता है, तो लाइम का इंटेक, यानी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनका इंटेक ज़्यादा करना होगा। और सिट्रस फ्रूट होते कौन से हैं? लेमन होता है, ऑरेंजेस होते हैं, लाइम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। जो विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज़ होती है वो होती है रिकेट्स, ब्रिटल बोन्स इन चिल्ड्रन विच ब्रेक इन बेंट ईजिली। ब्रिटल का मतलब ही यही होता है, ब्रिटल का मतलब ये होता है अगर आप किसी भी सब्सटेंस को थोड़ा सा भी ब्रेक करते हैं या थोड़े से मारते हैं या कोई भी ब्रेकिंग आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। अगर किसी भी पर्सन को ये हो जाता है, यानी रिकेट्स हो जाता है, तो उसको मिल्क की इंटेक, फ़िश की इंटेक और लीवर कोड ऑयल की इंटेक को ज़्यादा करना होगा। मतलब इनको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना होगा, ताकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको प्रॉपर अमाउंट में मिल सके और जो डिजीज़ है उससे वो ठीक हो सके। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन ए की कमी से जो किस टाइप का रोग होता है। वो होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। मतलब कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। अगर इसको कोई सी भी पर्सन को ठीक करना है तो उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़े मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है तो किस टाइप की डिजीज़ होती है और कैसे वेजिटेबल्स या कैसी चीज़ें उसको, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसको लेने चाहिए। अब देखिए फर्स्ट रो में अगर आप देख रहे होंगे तो कैल्शियम के बारे में बात कर रखे हैं। तो जो कैल्शियम की कमी होती है अगर किसी भी पर्सन को हो जाए तो उसके ब्रिटल बोन्स हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उसके जो बोन्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है, बैड मस्कुलर मूवमेंट होने लग जाता है। अगर उस पर्सन को इस डिजीज़ को ठीक करना है, अगर उस पर्सन को इस डिजीज़ से फ्री होना है तो उसको मिल्क इंटेक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो आयरन की कमी से होती है एनीमिया, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए होता क्या है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है। अब जो ब्लड रेड होता है, मतलब अगर कोई भी पर्सन, अगर उसकी बॉडी थोड़ी पीली दिखने लग जाए तो उसको होएगा क्या, बेसिकली एनीमिया की प्रॉब्लम होएगी। अगर उसको ये अपनी प्रॉब्लम सुधारनी है तो उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने होंगे, पल्सेस की इंटेक ज़्यादा करनी होगी और मीट की इंटेक भी ज़्यादा करनी होगी। अगर वो वेजिटेरियन है तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स और पल्सेस की इंटेक को ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। जैसे कि आपने देखा होगा जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो बेसिकली नेक की साइड में प्रेजेंट होता है, अगर वो ख़राब हो जाए, थोड़ा कम फंक्शन करने लग जाए, बेसिक अमाउंट में फंक्शन ना कर पाए, तो हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने लग गई तो उस पर्सन को आयोडीन की भी कमी महसूस होने लग जाएगी, और अगर आयोडीन की कमी हो गई तो उसको हो जाएगा गोइटर। मतलब जो उसका जो नेक पार्ट है, गले वाला पार्ट है, वो स्वोलन हो जाएगा और वो फूला फूला सा दिखाई देने लग जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो थोड़ा स्वोलन हो जाता है।
अगर उस पर्सन को जिसको आयोडीन की कमी है, अगर उसको ठीक करना है, आयोडीन की कमी को फुलफ़िल करनी है, उसके रिक्वायरमेंट को एक सूटेबल अमाउंट तक पहुंचाना है, तो उसको फ़िश इनटेक, सॉल्ट इनटेक जिसके अंदर आयोडीन हो, और सी वाटर को थोड़ा क्या करना होगा, गेन करना होगा, मतलब इन सब चीज़ों को थोड़ा अमाउंट को इंक्रीज़ करना होगा। तो ये था आज का लेक्चर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको कुछ नॉलेज भी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।